जो हम लोकतंत्र की बात करेंगे, क्योंकि बतौर वोटर आप जो कुछ करते हैं, आपका जो भी फैसला होता है, शायद सरकार को और जिन नेताओं को आपने वोट दिया है उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ कि जितने लोग जीत कर आए वो यहां से वहां चले गए थे, 2022 में हमने देखा था, 2026 में भी हम सुनते हैं संकेत, तो नाम भी रखा गया ऑपरेशन टाइगर, कि उद्धव ठाकरे के जो 9 एमपीज आए उसमें से 6 कभी चले जाएंगे, तैयारी हो रही है, आज का दिन है, कल का दिन है, ऐसी बातें होती रही। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के 1 महीने बाद, चुनाव में ममता बनर्जी को कोई उनके टीएमसी के लोग सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री बना रहे थे, कुछ कह रहे थे हम दिन रात भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन अब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और 1 महीने के अंदर बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज वो जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकते हैं, और 80 जो उनके एमएलए आए हैं उनमें से 64 एमएलए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें या ना करें, ममता बनर्जी से बगावत करने को तैयार हैं। तो जो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हुआ था वैसे ही कुछ अब पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव हारते ही दो टूक हो गई है पार्टी की, आपने वोट दिया होगा तब 2024 में आपके मन में गुस्सा होगा, नहीं गुस्सा होगा, कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके वोटों की कदर ना करते हुए चुनाव हारने या जीतने के बाद ये जो नेता हैं, ये जो सांसद हैं, ये जो विधायक हैं, वो अपना अपना जो फायदा कैसे हो सकता है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल नहीं है। और यह है पार्ट 2 जिसकी शुरुआत हम करते हैं। संकेत, आपने इस हफ्ते महुआ मोइत्रा से भी बातचीत की है, आप लगातार इस मुद्दे को देखते भी आए हैं, किस तरह से आप ये पूरा मामला देखते हैं जो तृणमूल कांग्रेस का है, लोकतंत्र को लेकर भी और पश्चिम बंगाल के भविष्य को लेकर भी? सोहित, टर्नकोट्स एक ब्रिटिश फ्रेज है जो ये कहा जाता था कि एक जमाने में लोग क्या करते थे, उनका कोट वोट जो है जब थोड़ा सा फटवट जाता था तो फिर वो अंदर की जो बाहें हैं उसको बाहर निकाल के और मतलब डबल साइड कोट वो पहन लेते थे। तो इस तरीके के जो लोग ये काम करते थे इसको कहा जाता था टर्न कोट। फिर इसके पॉलिटिकल मीनिंग निकाले जाने लगे और यहीं से वो फ्रेज आया है। या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टर्न कोट अगर आप बोलेंगे अंग्रेजी वाले समझ जाएंगे, हिंदी में इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर आप बहुत इज्जत देना चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों को तो उनको बोला जाता है बागी, रिबेल, है ना। अगर आपको उनको इज्जत नहीं देनी है तो उनको बोला जाता है गद्दार, ट्रेटर, है ना। तो ये आपने शब्द अलग अलग, आप किस कैंप में हैं उस हिसाब से तय होगा। वन मैन्स रिबेल इज द अदर मैन्स ट्रेटर। एक खेमे का बागी दूसरे खेमे का गद्दार होता है। और राजनीति आज से नहीं, आप 60, 70, 80 के दौर में जब बहुत ज्यादा ये होने लगा तब इस देश में एक एंटी डिफेक्शन कानून आया। वो कानून ये सोच करके लाया गया कि भाई ये जो दल बदलू लोग हैं, पलटू, इनको जरा रोका जाए। थोड़ा बहुत रुके, लेकिन फिर इतनी मोटी चमड़ी होती है नेताओं की कि फिर इन्होंने दल बदलू कानून में पेंच निकालने शुरू किए। ऐसे इस क्लॉज में ये है तो ऐसे करके बच जाएंगे। ठीक है, पहले ये था नियम, आप याद कीजिए, मैं तो यूपी का क्योंकि वो केस कवर किया हुआ है, मुलायम सिंह यादव ने बसपा के विधायक तोड़ लिए थे। तो एंटी डिफेक्शन का कानून तब तक 1/3 विधायकों के लिए था कि 1/3 लोग अगर टूट करके आ जाएं तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। उसके बाद फिर यह कानून बदला और 2/3 किया गया, यानी कि 66% अगर लोग टूट के आएंगे। अब को जो कानून है सोहित, वो कानून जैसे कि आपने बताया शेड्यूल 10 जिसके बारे में हम भर भर के दह बाल्टी बात करते रहते हैं, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहता है कि पूरी पार्टी को मर्ज करना होगा और वो भी विलय करना होगा इनटू अनदर पार्टी, तब वो लीगल माना जाएगा। बॉटम लाइन ये है सोहित कि इन सब के बीच में हम एक चीज भूल रहे हैं और वो है जनता का मैंडेट। जनता ने आपको क्या बोल करके भेजा है, आप जनता के पास क्या बोल करके चुनाव जीत करके आए हो और उसके बाद आप क्या करने लगे।
और ये समान रूप से हर किसी पर लागू होता है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की आलोचना में लागू हो रहा है जो उन्होंने पार्टियां तोड़ दी, तो फिर ये शिवसेना के ऊपर भी लागू होता है कि वो चुनाव तो बीजेपी के साथ जीत के आई और फिर उसके बाद टूट करके अघाड़ी में चली गई और एक पोस्ट पोल फॉर्मेशन बना लिया। सो व्हाट इज बिट्रेयल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी है। क्या बिट्रेयल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट तभी होगा जब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से टूट करके और उसके बाद फिर एज एन इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहीं और चले जाएं, जो टीएमसी के केस में हो रहा है। या फिर पब्लिक बिट्रेयल उस चीज को माना जाए कि आप एक प्री पोल अलायंस में थे, कुछ बोल करके आए और उसके बाद चुनाव के एकदम बाद आपने अपना पोजीशन ही बदल दी। पब्लिक ट्रस्ट बिट्रेयल किस चीज को माना जाए? तो मेरा तो यह मानना है कि किसी भी चुनावी प्रणाली में या देश के लोकतंत्र में आप अगर पब्लिक को एकदम लास्ट में रखोगे तो प्रॉब्लम है, और ये सारी चीजें उसी चीज से आ रही। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर चलेगा, मैं अंग्रेजी के लिए जो वीडियो बनाता हूं द फेडरल के लिए, वहां पर चलेगा। सो इट आई हैव इंटरव्यूड अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो साइंसिस पो पेरिस के एक बहुत ही विद्वान, उनका नाम है जील वर्निए, और वो हिंदुस्तान पर बहुत बहुत डिटेल्ड स्टडी करते हैं और बहुत ऑब्जर्व करते हैं। और उनका ये ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने बोला था दी एंटी डिफेक्शन लॉ इज डिफेक्टिव। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एंटी डिफेक्शन कानून, दल बदलू कानून इतना डिफेक्टिव है कि हम ये सारी चीजें रोक ही नहीं पाते हैं। और इसको लेकर के ना देखिए क्या है कि पब्लिक ट्रस्ट क्या हो और क्या नहीं हो, इन सब चीजों को लेकर के भी एक, आप इसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी कह सकते हैं, इसको तमाम और चीज कह सकते हैं। एक आर्गुमेंट यह दिया जाता है कि भाई अगर मैं चुन के आया एक पार्टी में और मुझे वो पार्टी लोकतांत्रिक नहीं लग रही है, तो फिर जनता के हित में मेरे पास यह हक होना चाहिए कि मैं कहीं और चले जाऊं। अब देखिए सोहित, ये आर्गुमेंट जो है ना, ये ग्रे एरिया है, ये तो तुरंत फायदा उठा लिया जाएगा। यानी कि मैं बतौर सांसद या विधायक, मेरे ऊपर कोई भी प्रलोभन अगर मुझे मिलेगा, और क्यों प्रलोभन में आते हैं ये इलेक्टेड मेंबर्स, प्रलोभन में क्यों आते हैं जबकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये दल बदलू 2024 के चुनाव में जितने बीजेपी ज्वाइन किए थे, 33% सक्सेस रेट था उनका, यानी 2/3 जो दल बदलू थे वो हार गए थे बीजेपी में। तो कोई फायदा भी नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत कहने, लेकिन फिर भी ये क्यों करते हैं लोग सोहित? वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस देश में चुनावी प्रक्रिया, चुनाव जीतना, चुनाव में खड़ा होना, लड़ना एक बहुत बहुत महंगा सौदा है। करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों। आप सोचिए ना किस तरीके के रेट्स की बात हो रही है। ऐसे कैजुअली लोग बात करते हैं कि 30 करोड़ का ऑफर दिया, 50 करोड़ का ऑफर दिया। अरे ये कोई 30-40 मेलोडी टॉफी देने जैसा थोड़ी है, करोड़ों की बात हो रही है भाई, आप समझ रहे हैं? यहां करोड़ बोलते गले में होने लगता है, और यहां बिल्कुल मतलब ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि मोनोपोली वाला पैसा हो कि पुणे खरीद लिया मैंने 1500 रुपए में है ना। तो ये वो वाली चीजें इसलिए हो रही हैं, और इसलिए लोग दल बदलते हैं क्योंकि आपने इतना पैसा, सारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का खेल, जनता से उसका कोई लेना देना नहीं। तो मैं आया, मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए, फिर उसके बाद मुझे वो पैसे की रिकवरी करने को उतना ज्यादा एवेन्यू नहीं मिल रहा है, मैं हो सकता है फंस और जाऊं, ईडी का चक्कर हो जाए। तो फिर एक लीस्ट ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी ढूंढो, कोई एक ऐसी पार्टी ढूंढो जहां पर मुझे मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए, मेरा फायदा बहुत ज्यादा ना हो तो मेरा नुकसान बहुत ज्यादा ना हो जाए। लोग फिर इस तरीके से सोचने लगते हैं, और इसलिए ये दल बदलू होता है। और फिर आप जिस दल में जाएंगे उसके हिसाब से ये निर्धारित होगा कि आप बागी हैं या फिर आप गद्दार हैं। ये डेफिनेशंस पॉलिटिकल डेफिनेशंस हैं। लोगों के साथ तो ये हो गया है सोहित कि अब लोग इतना ज्यादा ये होते हुए देख रहे हैं कि लोगों ने भी इसको नॉर्मलाइज कर दिया। आप अगर लोगों से बात करेंगे तो बोलेंगे हाँ वो दे दिया होगा प्रलोभन, अरे ये तो कमल हो गया, कमल ऑपरेशन कमल हो गया। अभी इतना ज्यादा कॉमन कर दिया है इस बात को।
मेरा तो ये कहना है कि इस देश में एंटी डिफेक्शन लॉ को सोहित एकदम रिविजिट करना चाहिए। सेट इट इन स्टोन, सेट इट इन स्टोन। आप जिस फॉर्मेशन में या आप जिस पार्टी में या आप जैसे भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो बोल करके आप जीत के आए हैं, तो फिर आप उससे अगर चेंज करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। कोई रिलैक्स, एंटी डिफेक्शन लॉ 100% होना चाहिए, 66 और 2/3 और 1/3 नहीं, पूरा 100%। पूरा मर्ज करो, एक एक इंसान, एक भी अगर ना माने तो वीटो पावर। नहीं हो सकता, तभी रुकेगा, वरना नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकने वाला सोहित। और ये जनता के साथ धोखा है ना, ये जनता के साथ नाइंसाफी है। आप क्या बोल करके आए और उसके बाद क्या कर रहे हो। और अगर आपको इतना ही पैशन है कि आपको लगता है कि नहीं भाई अब जनता का हित में वो दूसरे वाले दल में ही पूरा कर पाऊंगा, तो आप रिजाइन कीजिए, दोबारा चुनाव लड़िए, जीत के आइए, शो दैट यू हैव द पब्लिक ट्रस्ट। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। और फिर एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि बड़ा खर्चा हो जाएगा, इतने सारा पैसा लगेगा, फिर तो चुनाव ही मत कराओ, मत कराओ चुनाव। चुनाव बहुत पैसा खर्च होता है, लोकतंत्र को बनाए रखने में भी पैसा खर्च होता है, सब खत्म कर दीजिए। ये थोड़ा सा सैनिटी, आपको उस सिस्टम की इज्जत और लास्ट मैन स्टैंडिंग के, वरना उस वोट की वैल्यू क्या है यार, क्या है आप बताइए। कुछ नहीं है। 500 रुपया, एक शराब की बोतल और 2 चिकन के लेग पीस, ये वैल्यू है। ये है तो फिर तो आप वो उस लाइन में खड़े हो जाइए, आधे लोग बागी बोल दीजिए, आधे लोग गद्दार बोल दीजिए, आपको वही उसी तरीके का लोकतंत्र मुबारक सोहित। बिल्कुल संकेत, आपने जो कहा कि ये 100% होना चाहिए, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो सत्ता में आता है वही ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सोहितवा समझ गया, रैकेट समझ गया है सोहितवा, इसीलिए नहीं करते ये लोग। हर किसी को पता है कि ये जब मैं क्या कहता हूं, हमेशा से मैं ये बात कहता हूं कि एक आजाद मीडिया और बोलने वाला मीडिया केवल विपक्ष के लोगों को पसंद है। ऐसी ये जो सारे नियम कानून होते हैं, कोई भी हो विपक्ष में, जब तक विपक्ष में होता है ना, हर किसी को ये अच्छा लगता है। जैसे वो सत्ता पक्ष में जाते हैं तो बाकी सारी चीजें हर किसी की एक तरह होती हैं। मैंने वो दिन किसी को मजाक में कहा भी, एक छोटा मोदी तो हर किसी के मन में होता ही है संकेत, चाहे आप किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, एक छोटा मोदी हर कहाँ पे होता है। बहरहाल यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आप बतौर जो जनता आप वोट देते हैं, आपके यहाँ पर क्या कदर है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप और मैं जैसे जो कॉमन मैन है, वो इस चुनाव को नहीं लड़ सकते। आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होता है, बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए होता है, आप किसी बिजनेस को चला रहे होते हैं। और ये जो बिजनेस वाले हैं वही अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉलिसीज भी वही बना सकते हैं, यहाँ पर मोनोपोली भी हो सकती है, और तो और आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। इसलिए जो आंकड़ा संकेत दे रहे हैं 30-35 करोड़ का, महाराष्ट्र में जब शिवसेना के लोग गए थे तब ऐसे ही आरोप लगा था कि एक एक विधायक के लिए 50 करोड़ दिया गया था। और संकेत, आपको पता है कि यहाँ पर करोड़ को खोका कहते हैं, जो यहाँ पर दूसरी भाषा है, उसमें एक मुंबईया भाषा में। तो वहां पर उस समय शिवसेना यूबीटी के लोगों ने एक स्लोगन का भी शुरुआत किया था कि 50 खोके एकदम ओके। 50 मतलब 50 खोके आ गए और वो एकदम ओके हो गए। लेकिन यहाँ पर अब होगा ये कि अगर लोग यही सोचते रहेंगे कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, ईडी आईटी सीबीआई तो नहीं लगा देंगे, मुझे जेल में तो नहीं भेज देंगे, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस सब के चक्कर में आपको सोचना होगा कि आपके बारे में, आप यानी वोटर के बारे में कौन सोच रहा है। कौन सोच रहा है कि आपके यहाँ की जो सरकारी स्कूल हैं उसे सही करने हैं, आपके सड़क को सही करना है, या फिर आपके अस्पताल को सही करना है। यहाँ पर तो ये देखा जाएगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर को मैं सड़क का ये कॉन्ट्रैक्ट दे दूं कि मुझे फायदा मिलेगा, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को मैं अस्पताल का काम दे दूं कि वहां पर मुझे फायदा मिले, या मेरे ही किसी रिलेटिव का सीमेंट का इस्तेमाल हो यहाँ के जो सड़क बन रहे हैं उस पर, ताकि घर पर ही पैसा आते रहे। तो जो लोग हैं, आप लीस्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इन नेताओं के लिए। इसलिए मैं तो अब ये जो मैनिफेस्टो बनते हैं उसे भी देखना मैंने छोड़ दिया है संकेत। आप मैनिफेस्टो किस चीज को लेकर बनाते हो, आप कर क्या चीज रहे हो। और यही मैंने कहा ना, ये टीएमसी के एमपीज थे, उन्होंने बहुत सारे इसमें कहा कि अरे ममता बनर्जी हमारी नेता हैं, हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। या फिर यही एकनाथ शिंदे जो हैं, वो 1 महीने पहले तक फिल्म निकाले थे यहाँ पर उन्होंने 2022 में बताने के लिए कि कैसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कैसे महाराष्ट्र में काम हो रहा है, कैसे चीजें अच्छी हो रही हैं।
धर्मवीर फिल्म निकाला था कि कैसे शिवसेना ने चीजें की हैं, आनंद दीघे जिन्हें वो गुरु मानते हैं उन्होंने कैसे काम को किया हुआ है, और फट से हमने क्या देखता है कि उसके बाद चीजें बदल गई और एक दिन में कोई यहाँ का वहां हो गया, कैसे चीजें अलग हो गई। और इसका लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। ये घर से नहीं निकल रहे थे, वहां पर मुझे इज्जत नहीं मिल रही थी, मुझे ये प्रॉमिस किया गया था, हमने जो उम्मीद की थी वो हमें नहीं मिला, मुझे ये सारे वादे किए गए थे वो सारी चीजें नहीं हुई। इसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आपसे और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक आप प्राइवेट बिजनेस की तरह देखें कि मैंने चुनावों से पहले इतने करोड़ रुपए लगाए, तो अगर मैं इतने करोड़ लगा रहा हूं तो मैं कितने करोड़ निकाल सकता हूं, पहला तो ये। और अगर मैंने इतने करोड़ लगाए हैं, सब तो वाइट होगा नहीं, मैंने करप्शन भी किया होगा। तो ऐसे में मैं जेल नहीं जाऊं, मुझ पर कार्रवाई ना हो, मेरे दफ्तर बंद ना हो, मेरे ऑफिसेस पर रेड्स ना हो, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? यही पूरा खेल हो चुका है संकेत, और इसी में लोग अड़े हुए हैं, ये नेता लगे हुए हैं। फिर आपको आपस में लड़ा देते हैं कि अरे ये तो ये ऐसा है, वो गद्दार है, ये रिबेल है, इसके साथ यहां पर गलत हुआ, उसके साथ वहां पर गलत हुआ। पर्दे के पीछे आप पाएंगे कि ये जो लोग एक दूसरे को गद्दार और रिबेल कहते हैं हर जगह पर, और ये मैंने बहुत सारे जगहों पर देखा है, उनके साथ में कई जगहों पर बिजनेसेस चल रहे होते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि आपका जो कैश इनफ्लो है वो खत्म ना हो और आप लड़ते रहिए, क्योंकि इससे दोनों को फायदा होता है। तो यहाँ पर जो जनता है, जो लोग हैं, उनके बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें भी पता है कि लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आपको चुनावों के समय कोई चीज कह दी जाएगी, ये मेरा आखिरी चुनाव है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, और आप वोट दे देंगे, या फिर धर्म के नाम पर आप वोट दे देंगे। फिर आप बोलेंगे कोरोना के समय कि अरे ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा, सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा। अब आप बोलेंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, पेट्रोल जो है 100 पार हो गया है, 111 पार हो चुका है, सीएनजी में दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर बाकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनाव में ये आपके मुद्दे होने चाहिए, वो आपके मुद्दे नहीं होते हैं। किसने क्या खाया, कौन मटन मछली मंगलसूत्र की बात कर रहा है, इसने कब पूजा किया, उसने कब नहीं किया, यही सारी चीजों में आपको उलझाया रखा जाता है, ताकि ये जब ऐसा समय आता है ना, 1 महीने के अंदर पलट जाना। यानी मैंने डेटा निकाला था, एक सेकेंड, ममता बनर्जी को कितने वोट्स मिले हैं? 40% वोट्स मिले हैं संकेत, और बीजेपी से केवल 30 लाख वोट कम मिले हैं। 3 मिलियन वोट जो हैं भारतीय जनता पार्टी से कम मिले हैं। अब जितने लोगों को इतने वोट्स दिए गए, वो चाहे एमपीज हो जब 2024 में इलेक्शन हुआ था, या अभी एमएलएज हो, क्या इन एमएलएज ने ममता बनर्जी को तो छोड़ दीजिए, वो एक पॉलिटिकल फ्रंट हो गया, लोगों के साथ गद्दारी नहीं किया? लोगों ने जिस भरोसे से आपको वोट दिया, 5 साल में एक लोकतंत्र में आपको अधिकार मिलता है वोट करने का, उनके साथ तो आपने गलत नहीं किया। यही ममता बनर्जी को इन लोगों ने इतनी बड़े पैमाने पर सेल करने की कोशिश की। अच्छा, अगर वो चुनाव जीत कर आ जाती ना, तो सब कुछ सही होता, फिर वो टाइग्रेस भी होती, वो कैसे लड़ना जानते हैं, वो सारी चीजें होती। अब तो ऐसा समय आ गया था कि चुनाव के बाद जब बाइपोल हो रहा था फाल्टा में इलेक्शन के लिए, वहां पर तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट भी खड़ा नहीं हो पाया। या फिर अब अचानक से हम देखते हैं अभिषेक बैनर्जी पे कहां पर अंडे फेंके जा रहे हैं, उन पर मारपीट की जा रही है, और अब कोई नहीं कह रहा है कि ये जो वही पश्चिम बंगाल है जो ममता बनर्जी के समय जंगल राज होता था। तो मैसेजिंग और मैसेज कैसे चलाना है वो इन सभी को पता है। और यहाँ पर संकेत ये भी देखने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि हर बार आपके पास ही कैसे लोग आते हैं, ये क्यों हो जाता है, ये कौन सा आपके पास ताकत है कि हर कोई वो चाहे कहीं से भी चुनाव लड़े, पानी पी पी पर कर आपको गाली क्यों ना दे, जैसे ही नतीजे आते हैं और लगता है कि आप सत्ता में आएंगे, आप अचानक से अच्छे हो जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ये हुआ, पश्चिम बंगाल में भी ये हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में आपका खुद के 208 एमएलए आने के बावजूद अगर आपके पेट नहीं भरा है, आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को और 64 एमएलए हैं जो इससे यहां से वहां आ सकते हैं, तो इसे आप कैसे देखा जाए? एक आंकड़ा और मैंने निकाला था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा में दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी पार्टी है आफ्टर बीजेपी, वो टीडीपी है 16 एमपीज के साथ। तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है 12 एमपीज के साथ, और फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस के 20 एमपीज एक अलग से एक खेमा बन जाते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो टीडीपी जेडीयू से ऊपर पहुंच जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से इसको फायदा होगा। यानी 2024 में कितने मुद्दे थे, अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, कई सारे वादे किए गए, उन सभी चीजों को अब भुला दिया गया है। यानी अगर लोग आपके साथ हो या ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो जीत कर आता है उससे आप अपने तरफ कैसे खींच सकते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान है। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा तो कोई और लॉ होगा, हम
भारतीय जो होते हैं संकेत, हमें लूपहोल ढूंढना, हमें जुगाड़ करना बहुत अच्छे से आता है कि कहीं से भी कोई लूपहोल ढूंढ लो, तो कोई नया लूपहोल ढूंढ लिया जाएगा। या फिर ये जैसा यहाँ पर असली शिवसेना बनकर ये जो पूरा चुनाव के बाद से 2024 में इनका कार्यकाल 2019 से 24 वाला खत्म हो चुका है, हम 2026 में हैं, लेकिन अब भी एकनाथ शिंदे और उनके एमएलए के खिलाफ 2019 वाले इलेक्शन के बाद का डिस्क्वालिफिकेशन उनका होगा या नहीं होगा, इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। कब वो फैसला आएगा और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आगे के चुनाव हो चुके हैं, बात आगे बढ़ चुकी है, जो होना था वो हो चुका है और लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। फिर आपको दूसरे मुद्दे दिए जाएंगे, कभी धर्म के, कभी जात के, कभी भाषा के, कि आप इस पर लड़ते रहें और आप इनमें से ही चुनिए। यानी जो शुभेंदु अधिकारी आज से कुछ साल पहले तक इनके लिए एक भ्रष्टाचारी था, वही अब इनके लिए नेता बन जाता है, और जो लोग इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, वही अब इनके लिए वोट भी देंगे। लोग वही हैं, खिलाड़ी वही हैं, खेमा बदलता हुआ नजर आ रहा है, और इस सब के बीच में आम आदमी को मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू, और आप फिर इमोशनल मुद्दों में यहां वहां फंस जाते हैं, और फिर यही लोकतंत्र में आपकी इज्जत रह जाती है कि आप महज एक दिन आकर बटन दबाते हैं, और आप बटन जो कुछ दबाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे का खेल पहले से ही सेट हो चुका है। अब तो इन्हें चुनाव की भी जरूरत नहीं पड़ती है संकेत। और इसमें क्योंकि आपने एक चीज बताई, देखिए एक तो होता है कि अब आप कानून के हिसाब से चलें, जैसे कि इस देश में प्रॉपर्टी वगैरह के मामले होते हैं, जो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो सिविल अदालत में चला गया, ठीक है। अब सिविल में आपका केस दशकों तक चल रहा है, बाप ने केस किया, बेटा लड़ रहा है, पोता जीत या हार रहा है, तो वही चीज अब इलेक्शंस के लिए भी हो गई है कि एक बार जो होना था वो हो गया, मामला अदालत में गया, इतने में एक राउंड चुनाव खत्म होके दूसरा राउंड चुनाव, तीसरा राउंड चुनाव, वो सब हो रहा है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एक जो ये आपको बहुत क्लियरली एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो या तो उस पर लीगल सेटलमेंट जल्दी हो, टाइम बाउंड, समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से हो, और अगर वो चीज नहीं हो रही है कि आपको बहुत पक्ष को सुनना है, तो यू प्लीज डू अवे पब्लिक इन द नेम ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। लोगों के भरोसे के नाम पर जिस फॉर्मेशन, जिस फॉर्मुलेशन में चुनाव लड़ा गया है, एक इंडिविजुअल ने लड़ा है या फिर एक समूह ने समूह बन के लड़ा है, तो फिर आप पब्लिक ट्रस्ट किसे कहते हैं इसको परिभाषित कीजिए। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, कोई नहीं करेगा, राजनेता बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उनको किसी भी हाल में सत्ता चाहिए। लेकिन मेरा तो यह मानना है कि जनता यह डिमांड करे कि अगर आपने वो फॉर्मेशन तोड़ा, फॉर्मेशन तोड़ने का मतलब क्या हुआ, 2019 में बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़े, चुनाव नतीजे के बाद शिवसेना डूब निकल करके इधर, यह पब्लिक ट्रस्ट का बिट्रेयल है, क्योंकि आप उस तरीके से चुनाव नहीं लड़े थे। सिमिलरली आप यहां पर इंट्रा पार्टी अगर तोड़ रहे हैं, आपने तृणमूल कांग्रेस को ही दो फाड़ कर दिया या शिवसेना को कर दिया, एनसीपी को कर दिया, तो ये लोग जो मिड टर्म शिफ्ट हुए हैं, चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, ये सब बिट्रेयल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट में आए। और आप एंटी डिफेक्शन में बहुत क्लियरली डिफाइन कर दीजिए कि ये प्रावधान ही नहीं है, यू कांट डू इट। या तो फिर फ्री फॉर ऑल कर दो कि ठीक है आप पॉलिटिकल पार्टी बन के आइए, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि एक इंसान अपना एमएलए या अपना एमपी चुनता है, तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में चुना, इसका उसकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना सांसद जी चुने, मेरा भरोसा उनकी पार्टी में नहीं है, नो प्रेसिडेंशियल फॉर्म, और मेरा सांसद या मेरा विधायक जो तय करेगा वो उसमें मेरा पूरा ट्रस्ट फॉर 5 साल। या तो नियम ये हो जाए, कोई पार्टी विप नहीं, कुछ नहीं, पार्टी के गुलाम फिर कोई ना रहे, या तो 0 करो या 100% करो, अदरवाइज ये पब्लिक के ट्रस्ट का मजाक है यार, ये बिल्कुल मजाक है। ये ना आपको एक ये उड़ाया जा रहा है, एक फ्यूडल सिस्टम में ये बताया जा रहा है कि भाई गद्दार और ये और वो। पलट के लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई ये कैसी डेमोक्रेसी कि मैं जीत के आऊं और उसके बाद फिर मैं एक पार्टी की मर्जी का गुलाम ही रहूं, भले ही वो मेरे लोगों के इंटरेस्ट में हो या ना हो। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जा सकता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कानून बदले और कानून बहुत स्पष्ट हो। इसमें बिल्कुल जैसे हमारे संविधान बनने से पहले जो डिस्कशंस होती थी ना,
उस तरीके की एक डिस्कशन मुझे ऐसे लगता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दोबारा होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्लियर करो यार मेरे वोट की वैल्यू क्या है। अगर तो आप ये बताना चाह रहे हो कि मेरे वोट की वैल्यू ये है कि एक इमोशनल मुद्दा, एक हिंदू मुस्लिम, एक दंगा, शराब की बोतल, 2 चिकन के लेग पीस हैं, पौवा, 500 रुपए या 1500 रुपए का नोट, अगर ये है मेरे वोट के वैल्यू, तो फिर तो भाई क्या बोले, फिर आपको ऐसा लोकतंत्र मुबारक हो। और अगर आपको वाकई इसको मजबूत करना है तो फिर आप ये डिफाइन कीजिए कि एक नेता जीत के बाद क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और अगर वो तोड़ता है तो उसके परिणाम क्या हो, इतने घातक परिणाम हो कि वो डरे ये करने से पहले। वरना तो ये फिर सारी चीजें होती रहेंगी। अब ये क्यों हो रहा है, ये उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी को 2024 में 240 आए हैं और आप पूरी तरीके से घटक दल पर आश्रित हैं। आप डिलिमिटेशन बिल पास नहीं करा पाए, विपक्ष ने संगठित होकर के उसको रोक दिया, जिसको आप महिला आरक्षण बोल करके बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि टीएमसी के 20 टूट के आ जाएं, डीएमके से बात कर लें, उनके 22 अपने में ले लें, इधर उधर से और घटक दल। इसको एक एपिसोड किया था मैंने सोहित, दिस इज कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग, जो चीन बॉर्डर पर हिंदुस्तान के साथ करता है कि एक एक करके आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो कंट्रोल ले रहा है। गलवान में क्या हुआ, यही हुआ। वही चीज आप विपक्ष के साथ कर रहे हैं। कहीं आप सलामी पतली स्लाइस काटते हैं, कहीं आप पूरी पूरी सलामी उठा ले जाते हैं। तो काम वही कर रहे हैं आप, और उसके पीछे का मकसद यह है कि 272 अपने आप से हो जाएं या फिर 300 पार हो जाएं। संख्या बल का खेल है, और मैं इसको ताकत का नहीं, कमजोरी का प्रतीक मानता हूं जब आप इस तरीके की हरकत करते हैं। बस मेरे तरफ से संकेत बॉटम लाइन ये होगा कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने आपकी बार 400 पार का नारा दिया था। वो 24 में पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 26 में भी ये 400 पार कैसे जाएं उसकी तैयारी शुरू है, इसलिए अलग अलग जगहों से लोगों को लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं बतौर वोटर एक बार वोट करने के बाद 5 साल में अपना वोट नहीं बदल सकता हूं, तो यहाँ पर ऐसा भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो वोट लेकर कहीं पर आया है वो भी 5 साल में इसे नहीं बदल सके। अगर वो अपने पार्टी को बदल सकता है तो वापस वहां पर वोटिंग होनी चाहिए और लोगों को फिर से ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि आप अपना वोट बदलना चाहते हैं या नहीं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मुझे लगता है कि और ये सारी चीजें लोकतंत्र के नाम कहते हैं। बहुत सारी सोहित एडवांस डेमोक्रेसीज में जनमत संग्रह का मत इसीलिए दिया जाता है, राइट टू रिकॉल। मुझे मेरे सांसद में और विधायक में अब भरोसा खत्म हो गया, दोबारा कराओ चुनाव। इसी से स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। वरना तो फिर क्या है यार, फिर क्या वैल्यू है वोट की, मुझे आप ये बताइए। सही बात। और यहाँ पर जो राइट टू रिकॉल के इस बात को लेकर आए थे राज्यसभा में, जो चाह रहे थे कि इसे बिल को लाया जाए, राघव चड्डा, वो खुद 10 लोगों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये भी दर्शाता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें जो लोग कर रहे हैं या फिर हेडलाइंस लेकर अपने आप को बड़ा नेता या प्रोग्रेसिव नेता बता रहे हैं, उन्हें भी मौका, संकेत ये सारी चीजें एक मौके की बात है। जो लोग करप्शन कर रहे हैं, जिन्हें मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं, और जो अब तक करप्ट नहीं है या खेमा नहीं बदले हैं, शायद उन्हें नहीं मौका मिला है। अगर हर कोई यही करने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के नाम पर ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को बताइए। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अपने एक्सपेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आप बन जाइए वेस्ट इंडिया कंपनी गुजरात लिमिटेड, जहां से आप जो सारी चीजें इस देश में करना चाहते हैं आप करिए। लोकतंत्र के नाम पर इसे कर आप कम से कम लोगों का अपमान मत कीजिए। इस देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर अब भी बहुत सारे फैसले लेने की जरूरत है, चाहे वो सड़क से लेकर, स्कूल से लेकर, एजुकेशन से लेकर, वुमेन सिक्योरिटी से लेकर, जॉब लॉसेस से लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर इकोनॉमी तक। लेकिन इस पर हमारे नेताओं का फोकस इसलिए नहीं जाता है। और आप जो कह रहे थे, जो हमारा पहला मुद्दा भी था, नीट, सीबीएसई, पेपर लीक, उससे उन्हें इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्हें पता है क्या होगा। आप वोट नहीं दोगे ना, आप किसी और को वोट दे दो, उसे खरीद लेंगे, क्या कर लोगे आप? तो आपके गुस्सा, आपके मुद्दे, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अपना फ्यूचर दिख रहा है, अपने बच्चों का फ्यूचर दिख रहा है, और वो सारी चीजें आपके भविष्य के कॉस्ट पर ये सारी चीजें हो रही है। और ये जब तक चलता रहेगा तब तक सबसे बड़ा लूजर ना कोई पार्टी के हारने वाला होगा, ना कोई पार्टी का जीतने वाला होगा। आप और मैं जो कॉमन आदमी है, कॉमन मैन है, वही इसका सबसे बड़ा लूजर रहने वाला है। तो मेरे तरफ से तो बॉटम लाइन यही है
कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और जैसे संकेत ने कहा, मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि ये कमजोरी की निशानी है। आप अपने दम पर नहीं ले पा रहे हो तो आप एजेंसी का इस्तेमाल कर लो, प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर लो, सीएम बनाने का लालच दे दो, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होने का लालच दे दो, कई सारी चीजें, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हो। ये सारी चीजें कमजोर लोग करते हैं। ये मास्टर स्ट्रोक का नतीजा नहीं है, ये आपकी कमजोरी का नतीजा है। कम से कम मेरे लिए संकेत यही बॉटम लाइन है इस पूरे एपिसोड का। सोहित और मैं दर्शकों दोनों ही गोविंदा के बड़े अच्छे फैन हैं, और गोविंदा का जो गोल्डन एरा था उसकी फिल्मों के डायलॉग हम लोग अक्सर बहुत डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से मैं आपको हॉटलाइन में, सोहित मुझे गोविंदा की एक फिल्म का वो सीन याद आ रहा है इसको लेकर के। आपको याद है जिसमें वो हैदराबादी बनते हैं और एक ऐसे ऑफिस में चलते हुए, ये कैबिन किसका है? तो वो कहते हैं सर ये फलाना का है, बेच मारो इसको और पैसा मेरे नए अकाउंट में डाल देना। टॉयलेट भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया और सारा पैसा मेरे नए अकाउंट में। तो बीजेपी के लिए आज की डेट में ये गोविंदा का सीन है कि तुम जीत के कहीं से भी आओ, तुमको बेच मारेंगे और पैसा मेरे नए वाले अकाउंट में चला जाएगा। सब लोग बीजेपी में। तो अभी गोविंदा की वो फिल्म आप जरूर देखिएगा। मैं नाम भूल गया उस फिल्म का, पता नहीं क्या मैं मुझे भी सीन याद आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा। मैं लोगों को बता दूं कि संकेत और मैं मिलते हैं तो एक फैयाज टक्कर वाला जो सीन है वो हर बार हम गोविंदा का देखते हैं, तो हम लोग वो सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। और क्योंकि आप भी इससे जुड़े हुए हैं तो आप गोविंदा के रेफरेंस, संकेत मुझे लगता है हर एपिसोड में कहीं कहीं पर आता रहेगा गोविंदा का रेफरेंस। हाँ बिल्कुल आएगा, फैयाज टक्कर। वो कौन सा हो, तू लड़ और लेजेंडरी कॉमिक एक्टर हो तो ऐसा हो। एनीवे दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोहित आपका भी एक बार जाते जाते फिर से अपील, दोनों के चैनल के सब्सक्राइब बटन नीचे हैं, प्लीज दबा दीजिए। और इनाम तो क्या ही पाएंगे, बस हमें बड़ा जिसे कहते हैं ना कि ये दबाएं और उसके बाद ढेर सारे इनाम पाएं। इनाम नहीं, ढेर सारी खबरें पाएं, ढेर सारा पर्सपेक्टिव पाएं और हम आपका प्यार पाएं, बस। तो उसके लिए प्लीज वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा ये भी एपिसोड देखिए, और हफ्ते भर हम और जो एपिसोड्स लेकर के आएंगे वो भी देखते रहिए अलग अलग मुद्दों पर। सोहित जी बिल्कुल, संकेत ने सब कुछ कह ही दिया है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको ये एपिसोड क्या लगा, कैसे लगा, जरूर बताइएगा। जैसे कि संकेत ने कहा, कमेंट सेक्शन में जो आप बातें कहते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव भी दीजिएगा। उसे भी हम कहीं ना कहीं जहां पर भी संभव होगा उसे इन प्रैक्टिस लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। ये एक अब हमारा इनफॉर्मल तरीका है जिसमें संकेत, मैं और आप, हम तीनों मिलकर किसी चीज पर चर्चा करते हैं जो हमारे फॉर्मल प्रेजेंटेशन से इसे बहुत अलग और बहुत रियल रखने की कोशिश है। तो इसे आप ढेर सारा प्यार देते आए हैं, आगे भी देते रहिएगा, यही उम्मीद है। और अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते 12 बजे एक नए दिल्ली मुंबई हॉटलाइन के साथ। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।